अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर और कमेंट करें। चारों दोस्त एक वर्ष बाद जोधपुर के श्याम रेस्टोरेंट में बैठे मस्ती से खाना खा रहे थे। खाने के बाद अब शुरू हो गई आगे की योजना। चारों ही घुमक्कड़ मिले नहीं कि घूमने निकले नहीं। अमित यार, आज संजू, आज पूरे साल बाद मिले हैं, चलो फ्रेश होते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। संजय, हाँ अभी तक जयपुर ही नहीं देखा, चलो इस बार हम जयपुर ही चलते हैं। अमित, अरे यार मेरी छोटी बहना प्रीति भी साथ चलने की जिद कर रही है और अब तो उसने धमकी भी दे डाली है। संजय, कैसी धमकी? अमित, यही कि नहीं ले गए तो फिर बंधवाना कभी राखी। अमित की बात सुनकर तीनों को हंसी आ गई। रोहित, ओह ये तो बड़ी जबरदस्त धमकी है, चलो फिर ले चलेंगे प्रीति को भी। अमित बोला, अच्छा तो आप सब समझ रहे हैं प्रीति अकेली ही है। आशित, तो फिर? अमित, अरे भाई उसकी दो खास सहेलियां भी है, नियति और अवंतिका। बट डोंट वरी, अवंतिका के पास अपनी खुद की कार है और ड्राइवर भी है। और 2 दिन बाद पूरी तैयारी करके वो सब चल पड़े जयपुर के भ्रमण पर। आगे चारों दोस्त, पीछे की गाड़ी में तीनों सखियां, जैसे ड्राइवर लखनिया ड्राइवर कर रहा था। रोहित, संजू कितनी दूरी है? संजय बोला, रोहित करीब 332 किलोमीटर यह है, 6 या 7 घंटे में पहुंच जाएंगे। रास्ते में एक रेस्टोरेंट में रुककर सबने खाना खाया और फिर चल पड़े मंजिल की ओर। शाम 7 बजे वो अपने बुक कराए होटल में अभिनीत पैलेस पहुंचे। अगली शाम प्रातः शीघ्र ही निवृत्त हो पर्यटन स्थल देखने के लिए चले। हवा महल घूमने में ही पूरा दिन व्यतीत हो गया। अमित, ये लड़कियां भी है ना, एक तो धीरे धीरे चलती हैं, फिर एक एक चीज को ऐसे देखती हैं जैसे रिसर्च कर रही हो। अवंतिका, अरे तुम नहीं रुकते जगह जगह, कितनी बार तो तुमने रोहित और आशीष को आवाज दे देकर बुलाया। संजय, अच्छा अवंतिका शांति रखो। और अमित तुम भी, हम चाहे 2 दिन फालतू रुक जाएंगे लेकिन जाएंगे सब कुछ देखकर ही। जयपुर के रमणीक पर्यटन में वो लगातार 8 दिनों तक घूमते रहे। अति सुंदर, अति मनोहरी, अति आकर्षक, अति अद्भुत। वापसी अब वो सब गाड़ियों में बैठकर चल दिए। वापस जोधपुर की ओर चल पड़े। आगे की कार को संजीव ड्राइवर कर रहा था और पीछे की कार को लखनिया। 3 घंटे ड्राइव करने के बाद रोहित, लगता है संजू हम गलत रास्ते पर आ गए। आशीष, हाँ देखो ना कोई ढाबा ना कोई रेस्टोरेंट, जाते समय कितने सारे मिले थे, भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। 1 घंटे और ड्राइव करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। वास्तव में वो लोग किसी गलत रास्ते पर आ गए थे और दोनों ने कार रोक दी थी। एक पेड़ के नीचे बैठ गए, शायद कोई चलता राहगीर ही दिख जाए। अमित, अरे यार संजू, तू हमेशा ऐसा ही करता है, मतलब पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था जब सोनारगढ़ से आ रहे थे, आत्माएं मिली थी। संजय, तो क्या हुआ, अच्छा ही तो हुआ ना। हम चारों को कितनी प्रसिद्धि मिली कि 4 अजनबी लड़कों ने किस तरह रूपागढ़ी गांव को पुनर्निर्माण करवाया। रोहित, तो क्या यहाँ भी किसी प्रसिद्धि का सपना देख रहे हो? अमित बोला, हो सकता है उससे भी ज्यादा। अब रात को सफर करना तो बेवकूफी है, कल सुबह तक के लिए हम कहीं रुकने की जगह ढूंढते हैं। वो सभी किसी सुरक्षित स्थान को ढूंढने के लिए अंदर जंगल की तरफ बढ़ गए। तभी आगे जा रही तीनों लड़कियां भागती हुई वापस आई। वो बुरी तरह से हाँफ रही थी। रीति, वो आशीष, अरे वो आगे क्या है, आगे तो बोलो। नियति, वो वहां कब्र ही कब्रें। उन्होंने सर उठाकर देखा तो पाया सामने बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, दूर तक कब्रें ही कब्रें। उन सबकी तो घिघी बन गई। हम इतना नहीं रुकता, लखनवा तो एकदम भाग लिया। रात गहराने लगी थी।
अचानक कब्रिस्तान में से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। उन सबका डर के मारे बुरा हाल हो गया था। पांव जैसे जड़ होकर जमीन पर चिपक गए। वहां से भागना तो क्या, हिलना तक नहीं जा रहा था। तभी अचानक मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। वो सभी घनेरे वृक्षों के नीचे आ गए। उन्होंने कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। प्रीति और नियति का तो रोते रोते बुरा हाल हो गया था। अवंतिका समझदार और निडर थी। चीखने की आवाजें बढ़ती ही चली आ रही थी। और फिर उन सबने यह भी देखा कि कब्रों के ऊपर सफेद छाए सी उड़ी रही थी। उन सभी ने हिम्मत करके वहां से निकलने की योजना बनाई। भागो भागो, वो सभी उस अंधेरे में एक दूसरे के पीछे भागने लगे। कहीं दूर से सियारों की हू हू और कुत्तों के भौंकने की आवाज ने उस वीराने को और भी भयंकर बना दिया। तभी भागम भाग में अवंतिका का पांव किसी पत्थर से टकरा गया। वो गिर गई और गिरते ही हाथ पड़ा किसी कांच जैसी वस्तु पर। उसने उस वस्तु को उठाया। अरे ये तो मोबाइल है, सोचा शायद किसी आग ने भागने वाले का गिर गया होगा। उसने झट अपनी जींस की जेब में ठूस लिया। भागते भागते, कांपते कांपते वो सड़क पर ही आ गए और जैसे तैसे गिरते पड़ते वो वहीं सड़क पर पसर गए। रोहित और आशीष कार में मुट्ठी बिस्कुट और पानी की बोतलें ले आए। सबने मट्ठी बिस्कुट खाए और फिर पानी पिया। तब जान में जान आई। अवंतिका, तुम में से क्या किसी को का मोबाइल गिर गया था? सबने अपने अपने मोबाइल चेक करे। अवंतिका, फिर यह मोबाइल किसका है? आशीष, फेंक दे कब्रिस्तान के मोबाइल को। अवंतिका बोली, अच्छा फेंक दूंगी। तभी उन्होंने देखा दूर से कुछ लोग टॉर्च की रोशनियां फेंकते उधर ही आ रहे थे। पहले तो वो सभी डर गए। जब वो टॉर्च वाले पास में आए तो देखा वो लखनवा था, जो अपने साथ पास के गांव वालों को लेकर आया था। लखनवा वो तो बुरी तरह से रोए जा रहा था। उन सबको सही सलामत देखकर उसने अंगोछे से अपने आंसू पोंछे। गांव वाले उन सभी को अपने साथ पास के गांव में ले गए। लड़कियों का तो लखनवा ने कार में बिठा लिया और सभी लड़के गांव वालों के साथ पैदल ही चल पड़े। अब पौ फटने लगी थी। नव प्रभात का आगमन हो रहा था। वो सभी गांव के सरपंच के घर पर थे। सभी बुरी तरह से भीगे हुए थे। उन सभी को बदलने के लिए वस्त्र दिए, गरम गरम चाय नाश्ता कराया। ये बात गांव में बिजली की गति से फैल गई कि चीखते कब्रिस्तान के 7 युवक युवतियां जीवित वापस आ गए हैं। सारा गांव सरपंच के घर के बाहर उमड़ पड़ा। प्रभु के इतने बड़े चमत्कार को हर कोई देखना चाहता था, इसलिए उस दिन उन्हें वहीं रुकना पड़ा। सारे दिन गांव वाले उनसे रात की आप बीती सुनते रहे और औरतें तो लड़कियों को बार बार ऐसे गले लगा रही थी जैसे कोई माँ कई दिन बाद अपनी बिछड़ी बेटी से मिली हो। सत्य है, गांव में प्रेम वाली भारतीय संस्कृति तो मौजूद ही है। सरपंच ने बताया कि रात को लखनवा उनके दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा था। उन्होंने दरवाजा खोला तो वो रो रो कर विनती कर रहा था, मेरे बच्चों को बचा लो सरपंच जी, वो कब्रिस्तान में फंस गए हैं, हैमरस हो गए हैं। उस रास्ते से तो कभी कोई जाता ही नहीं, और आप और पहुंच भी जाए तो जीवित कभी आता ही नहीं। रात भर वहां चीखने की आवाजें आती रहती है, इसलिए उनका नाम ही चीखता कब्रिस्तान पड़ गया है। रात में एक कमरे में खाना खाने के बाद वे सभी बैठे बात कर रहे थे। अवंतिका, मेरा मन इन सब बातों को मानने को तैयार नहीं। संजय बोला, लेकिन अवंतिका, हमने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। अवंतिका बोली, संजू, फिर भी लगता है वहां कोई और रहस्य छुपा पड़ा है। अब सो जाते हैं, सुबह फिर सफर करना है। सुबह गांव वालों से विदा लेकर वो फिर चल पड़े जोधपुर की ओर, और अभी उन्हें 4 घंटे और सफर करना था। संजय, लखन भैया, हमें माफ कर दो। हमने आपके बारे में इतना ऊट पटांग सोचा और आपने हमारी इतनी मदद की, लेकिन एक मदद और करना। लखन बोला, वो क्या? संजय, घर पर यह घटना किसी को ना बताना।
वरना आगे से घूमने की इजाजत नहीं मिलेगी। लखन बोला, ठीक है, नहीं बताऊंगा। 7 दिन बाद सुबह ही सुबह संजय के मोबाइल की रिंग लगाई बजती चली जाती है। संजय ने फौरन फोन उठाया। अवंतिका का था। फौरन अवंतिका बोली, हेलो संजू, कहाँ हो? संजय, अभी तक तो घर पर ही हूँ, लेकिन शाम को कोटा जा रहे हैं। अवंतिका, नहीं, तुम कहीं कहीं भी मत जाना। संजय, अरे अवंतिका, क्या हो गया तुम्हें? हम चारों को कोटा का रिजर्वेशन है, कोचिंग क्लास शुरू होने वाली है। अवंतिका बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, शीघ्र ही तुम चारों प्रीति और नियति को लेकर मेरे घर आ जाओ। 11 बजे वो सातों अवंतिका की बैठक में बैठे थे। वो टीवी की स्क्रीन वही कब्रिस्तान था। कोई वहां वीडियो रील बना रहा था। पहले कब्रें दिखी, फिर ऐसा कुआं, अब धीरे धीरे कुएं से उतरती सीढ़ियां, अब वो स्पीकर लगा ग्रामोफोन जिसमें से चीखने की आवाजें गूंज रही थी। तभी मोबाइल घूमा उन कैदी लड़कियों की ओर जो इस तहखाने में कैद थी। तभी चित्र आने बंद हो गए, लेकिन मोबाइल ऑन था। कुछ देर तक तो भागने की आवाज आती रही, फिर स्क्रीन ब्लैक हो गई। अवंतिका बोली, आया कुछ समझ में? संजय बोला, हाँ अवंतिका, मेरी समझ में पूरी कहानी कौन गई है। सुनो, कोई पत्रकार या जासूस उस कब्रिस्तान का राज निकालने के लिए वहां गया। उसने जितनी रील बनाई वो हम सबने देख ली। अंत में उस पर दुश्मन की नजर पड़ ही गई। दुश्मन उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। वो भागते भागते तहखाने के बाहर आ गया। वो तीव्र गति से भागा और शत्रु के हाथ में आने से पहले उसने अपना ये मोबाइल पेड़ों की तरफ फेंक गया। अवंतिका बोली, ओह नो, न जाने कौन था वो दुश्मन ने उसे जिंदा नहीं छोड़ा होगा, लेकिन मरने से पहले ये सुराग छोड़ ही गया। संजय बोला, नहीं अवंतिका, तुमको ये सुराग कैसे मिला? अवंतिका बोली, याद है तुम्हें जब हम पेड़ों से सड़क की तरफ भाग रहे थे, तब मैं गिर गई थी। गिरते ही मेरा हाथ इस मोबाइल पर पड़ा। तुम में से किसी का समझकर मैंने उसे उठा लिया। तुम सबसे पूछा तो तुम सबने कहा हमारे मोबाइल हमारे पास है। आशीष ने तो यह भी कहा था कि फेंको इस कब्रिस्तान के मोबाइल को, लेकिन मेरा जासूसी दिमाग तभी कौन गया था कि इसमें अवश्य कोई रहस्य मिलेगा। संजू, कहा था ना मैंने, गांव में इस कब्रिस्तान की चीखों के पीछे जरूर कोई रहस्य है। संजय बोला, हाँ अवंतिका, मान गए तुम्हारे जासूसी दिमाग को, लेकिन यह बात तुमने 7 दिन बाद क्यों बताई? अवंतिका, अरे इसमें कोई चार्जर नहीं लग रहा था, तब मैंने इसे स्पेशलिस्ट को दिया। कल रात को ही वो मुझे दे गया था। मैंने इसे कंफर्म किया और फिर सुबह ही तुम्हें बुला लिया। और सुनो, यह वीडियो करीब 6 महीने पुराना है। सबसे पहले मैंने इसे तुम सबके व्हाट्सएप ऐप पर सेंड करती हूँ, फिर तुम सब इसे अपने सर्किल में फैला देना। अमित बोला, चलो अब हम इस मोबाइल को लेकर एसपी के पास चलते हैं और आगे की कार्यवाही करते हैं। पता लग चुका था वो मोबाइल एक ऐसा युवा जासूस विनोद का था जिनका मृत शरीर उन्हीं की कार में करीब 6 माह पूर्व मिला, क्योंकि उनका सिर व्हील चेयर पर था, सिर में से खून बह रहा था। ये समझकर किसी ट्रक से टक्कर हो गई होगी, एक्सीडेंट केस समझ लिया था। कब्रिस्तान पर छापा मार कर एक बहुत बड़े गैंग को पकड़ा गया जो युवतियों का अपहरण करके उस तहखाने में कैद रखता था, और उसकी जड़ें विदेशों तक फैली हुई थी। 2 दिन बाद हर अखबार, हर न्यूज चैनल पर यह खबर सुर्खियों में थी। 4 छात्रों और 3 छात्राओं के अदम्य साहस से चीखते कब्रिस्तान के रहस्य पर से पर्दा उठा और सामने प्रकट हुई जासूस विनोद की महानता, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करके उस चीखते कब्रिस्तान की वीडियो रील बनाकर वीरता की एक और अपूर्व मिसाल कायम की। राष्ट्रपति की ओर से सभी छात्रों को वीरता प्रमाण पत्र के साथ प्रत्येक को 1 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया जाएगा, और जासूस विनोद की पत्नी सुनीता देवी को अपने पति के इस बलिदान पर वीरता प्रमाण पत्र और 10 लाख रुपए के चेक से सम्मानित किया जाएगा। सारा हिंदुस्तान तन्मय
और खुश होकर इस समाचार को देख रहे थे और गांव वाले भी इस खबर को देख सुन रहे थे। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।